Good morning, everyone. A very good morning, everyone. Govind, Saddam, Bhavya, Deep, Gangesh, a very good morning. So, all good now? Can you hear me properly? I hope that now my voice is audible. And a very happy Holi to everyone. ठीक है, celebrations आपके खत्म हो गए, I hope. And you must have celebrated this thing with lot of enthusiasm with family and friends, and this is the time when you get a chance to meet everyone. अगर we were discussing about the biodiversity regions of India and realms के बारे में हमने बात की थी, बायोम्स के बारे में बात की थी, ठीक है. प्रोविंसेस के बारे में आज हमें बात करनी है, सो विल बी डूइंग दैट. Great. So everything is okay now. So we'll start with the biogeographic provinces. लेकिन provinces पे क्वेश्चन आने के चांसेस आपके प्रीलिम्स में इतने ही है कि वो नाम पूछ सकते हैं कि कौन से प्रोविंस किस में है. And there are 25 of them. So they are divided based on the biogeographic zones. So we'll take each zone and we'll see how many of them are there. Okay. हाँ सद्दाम बेटा, वहाँ जो चल रहा है वो ऑप्शनल का था, एंड दिस इज फॉर जीएस. ओके. ऑप्शनल ज्योग्राफी में भी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक चैप्टर है जो सिमिलर नेचर का है, बस फैक्ट कम होते हैं, ठीक है. देयर आर लेस नंबर ऑफ फैक्ट्स इन दैट वन, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर रीडिंग इन जनरल स्टडीज विल बी यूजफुल इन योर ऑप्शनल एज वेल. तो जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो ये जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको वहाँ भी काम आएगा. Because we do not go at this length in optional, but in GS we read more because it is important in prelims. Prelims में इसका relevance इतना बढ़ गया है कि हमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, but optional में broad चीज़ों पे क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा उसे कम रखते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग आस्था बेटा. सो बायोजियोग्राफिक जोन्स एंड प्रोविंसेस. बायोजियोग्राफिक जोन्स हमने देखा था लास्ट टाइम, एंड टुडे विल बी लुकिंग एट द बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस. And in this section, like I said, you'll be getting a question which will be more memory based, where you'll have to identify in which zone which provinces exist. सद्दाम बेटा ये पढ़ना है आपको. You have to cover this thing here because this is something that is more detailed. GS में आपका यही काम आएगा. Even if you are having optional, तो optional में वो बहुत कम रहता है, ठीक है. ऑप्शनल में रिलेटिवली कम रहता है. ये आपको जीएस के लिए तो पढ़ना ही होगा. ओके. दिस इज वन चैप्टर वेयर यू कैन नॉट रिलाई ऑन होल ऑफ योर ऑप्शनल. ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे चैप्टर क्या है जिनका ऑप्शनल है, वो जीएस में ना भी पढ़ें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है. बट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको जीएस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ना होगा. ऑप्शनल है फिर भी. ओके. Rest of the chapters, of course, you have an advantage if you are having optional, but for this topic, GS में आपको पढ़ना ही होगा. You cannot leave this thing. ठीक है. So we had seen that there is one zone which is Trans Himalaya, and in this Trans Himalayas, the provinces are further bifurcated into 4. ठीक है. सॉरी 3. तो उन तीनों का नाम आपको लिखना है. तो दिस इज समथिंग दैट आई वांट एवरीवन टू मेक, क्योंकि यहाँ क्या है आपको इसी पे क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच इज इन हिमालय, विच इज इन ट्रांस हिमालय. दो इट इज इजी, बट देयर कैन बी अ क्वेश्चन वेर क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ट्रांस हिमालयाज. ओके. सो हिमालयाज, लद्दाख माउंटेन्स. द फर्स्ट वन इज हिमालयाज. ट्रांस हिमालय में आपका लद्दाख,
आ जाता है, ओके। एंड देन तिबेतियन एंड हिमालयन सिक्किम, ठीक है। अब हिमालय में ही तिबेतियन प्लेट्यू है, ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो यू डू नॉट कंसिडर तिबेतियन प्लेट्यू एज बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया, बट व्हेन वी डिवाइड दीज इनटू प्रोविंसेस, ठीक है, तब हम तिबेतियन वाला पार्ट भी इंक्लूड करते हैं, तिबेतियन प्लेट्यू, okay. And this is where many of the people can make a mistake because we consider Tibetan outside India. Tibet is outside India, तो ये वाला यहीं पे गलती हो जाती है. So if there is a question, you have to ensure that you remember that even Himalayas Tibetan plateau, and the last one is Sikkim, okay. So Himalayan Sikkim, Trans Himalayan Sikkim. Rest of them you can easily identify because it is already written Trans Himalaya. यहाँ लद्दाख माउंटेन भी लिखता है, तो you know that Ladakh is part of Trans Himalaya. Okay, ज्योग्राफी में भी जब आप पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं. So this is something that you need to remember. And now if we talk about the Himalayas, it is divided into 4. Okay, the Himalayas is divided into 4. सद्दाम बेटा मेरा नेक्स्ट ऑप्शनल बैच जुलाई के बाद आएगा. वैसे आप यू कैन सी द थिंग दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, ओके, बट जुलाई के बाद नेक्स्ट बैच आएगा, अभी तो नहीं आएगा, ओके. बट द ऑन गोइंग बैच ऑफ कोर्स यू कैन अटेंड, क्योंकि उसमें भी आपका काम हो जाएगा अगर आप अटेंड करेंगे. बट स्टिल इफ यू वांट टू वेट फॉर द न्यू बैच, इट विल बी आफ्टर जुलाई ओनली, ओके. सो हियर हिमालयाज, it is 4 of them. 4 of them. So write down Himalayas, northwest Himalaya. पहला है northwest Himalaya, then west Himalaya, northwest Himalaya, west Himalaya, Central Himalayas, and then you'll have Eastern Himalayas. So if UPSC intends to ask a direct question, वो क्या करेंगे, इसमें से कोई ऑप्शन उठा के इनमें से रिप्लेस कर देंगे. So direct easy question is going to be there. बहुत सारा नहीं करना है, okay. So we have to see this thing. हाँ गोविंद बेटा वो तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, ओके, उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया था, ठीक है. रेस्ट यूल हैव टू कवर फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो न्यूज में है वो देखेंगे. इन द क्लासेस वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फिक्स्ड वंस, एंड मे बी इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स आई विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स. But this is something that we are covering static, which will be useful for everyone in every batches. इस साल एग्जाम दे रहे हैं या आगे दे रहे हैं, सॉरी, ओके. नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट. नेक्स्ट वन इज द इंडियन डेजर्ट. एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, ठीक है. इसमें भी क्या है, 2 में हम डिवाइड करते हैं द इंडियन डेजर्ट. द फर्स्ट वन इज थार एंड द सेकेंड वन इज कच्छ, ठीक है. डेजर्ट की जब हम बात करते हैं तो वी स्पेसिफिकली मेंशन थार एंड द कच्छ डेजर्ट, ओके. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर प्रोविंसेस, क्योंकि ये नाम पे ही पूछेंगे. Very easy direct question, okay. Next write down the semi arid. Next is semi arid. Semi arid province or zone. So zone is here province, semi arid.
सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. फर्स्ट वन इज पंजाब. ठीक है, पहला जो है वो पंजाब है. सो सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स. ए इज सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स एंड सेमी एरिड गुजरात राजपुताना. ओके, ये नाम आपको याद होने चाहिए. सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स एंड गुजरात राजपुताना. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई. और मेंस में इसका रोल बहुत कम होने वाला है. दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी देयर इन प्रीलिम्स ओनली. ओके, नाउ द वेस्टर्न घाट्स. नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न घाट्स. ओके, जोन्स वाला क्लासिफिकेशन हमने देखा है. सो इन वेस्टर्न घाट एरिया यू हैव मालाबार प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन्स. and Western Ghat mountains. Okay, so this is the Western Ghats. Then the Deccan Peninsula. इसके बहुत सारे पार्ट है, 5 हैं. ठीक है, Deccan Peninsula is divided into 5. And chances are very high कि you'll get a question from these only, which are relatively bigger, which can be arranged into 4-5 options. So first is Central Highland. First one is Central Highlands. Next one is Chota Nagpur. Central Highlands, then Chota Nagpur. Keep writing. First one is Central Highlands. Next one is Chota Nagpur. Then Eastern Highlands. Chota Nagpur के बाद Eastern Highlands. Fourth one is Central Plateau. Fourth one is Central Plateau. And the fifth one is Deccan South. इसे हम Deccan South कहते हैं. Just need to remember these names. Okay, which of the following is part of Deccan Peninsula? पूरे ही लगभग सद्दाम बेटा वो कंप्लीट ही होगा लगभग. ओके, ईच एंड एवरी वन. नाउ Deccan Peninsula. Next is Gangetic Plains. ठीक है, Gangetic Plains, it is divided into 2. Again, like I said, chances are very less कि इस पे कोई question बने. Majorly, these type where at least 3-4 zones are there. Himalaya is confusing, so you can get a question on Himalaya. You can get a question on Deccan Peninsula. ठीक है, इसमें क्या है कि अपर गंगेटिक एंड लोअर गंगेटिक प्लेन है. जबकि अगर आप देखेंगे ज्योग्राफिक डिवीजन को, इफ वी लुक एट द नॉर्मल ज्योग्राफिक डिवीजन, वी स्टडी इन 3 डिविजन्स, द अपर गंगेटिक, मिडिल गंगेटिक एंड लोअर गंगेटिक. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोविंसेस, बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस में सिर्फ 2 हैं, द अपर गंगेटिक एंड द लोअर गंगेटिक. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ये क्या करने वाली है यूपीएससी. हियर दे फ्रेम ए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बायोजियोग्राफिक
प्रोविंसेस ऑफ द गंगेटिक प्लेन। और यहां क्या करेंगे, ऑप्शन में ए बी सी करके कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अपर गंगेटिक, यहां पे मिडिल दे देंगे, ओके, एंड लोअर दे देंगे। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ऑप्शन में क्या है, ए ओनली, A and B only, these kind of options will be made, okay, and many of the people will get confused because middle is there in geography. When we read in terms of purely geography, we divide the Ganga plains into 3 parts, ठीक है, बुक्स में कई बार आपको दिखाई देगा, ओके, बट जब हम प्रोविंसेस की बात करते हैं, देयर इज नो मिडल, ओके, ओनली 2, अपर गंगेटिक एंड lower Gangetic, and this is what UPSC does. It confuses people on those points where there is certain similarity with other topic. यहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां मार्क करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या एनी सम सिंबल, सो दैट you'll remember कि ये गलती नहीं करनी है, ओके। चूज द करेक्ट बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस फ्रॉम द गिवन वन, एंड देन अपर गंगेटिक, मिडिल, लोअर करेंगे। मिडिल जैसी कोई चीज प्रोविंसेस में नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड मिडिल इन द प्रोविंसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द कोस्ट्स। नाउ द कोस्ट्स, ओके। नाउ कोस्ट को अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली क्या है, सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट हम कहते हैं, तो सेम काइंड ऑफ थिंग विल अगेन बी डन बाय यूपीएससी। दे विल अगेन आस्क, गिव यू 3 ऑप्शंस, आपको लगेगा सिर्फ 2 ही हैं, बट हियर यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोविंसेस, इवन लक्षद्वीप इज इंक्लूडेड, द कोस्ट ऑफ लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार नहीं है, बट लक्षद्वीप है, ठीक है। सो राइट डाउन, कोस्ट्स में वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड लक्षद्वीप। ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट विल फोर्स एन एरर, तो इसको अलग से मार्क करके रखेंगे, बिकॉज इफ इन द क्वेश्चन you'll not revise, you'll make a mistake, क्योंकि लक्षद्वीप को कोई भी कंसीडर नहीं करेगा अगर पढ़ के नहीं गया है तो, ओके। सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन दीज, हाईलाइट करके रखेंगे इसको कि दिस इज डिफरेंट, ओके। ज्योग्राफी में जो आपने पढ़ा है उससे स्लाइट डिफरेंट बनाया गया है प्रोविंसेस को, ओके। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपका क्या है, द ब्रह्मपुत्रा वैली एंड ईस्टर्न हिल्स। So purely memory based questions where they can confuse you. So you have to be prepared about this. Okay. Now islands में जब coast में लक्षद्वीप आ गया है तो you have to remember that islands में लक्षद्वीप नहीं होगा. Okay. So here you have Andaman and Nicobar. दो में डिवाइड किया गया है, अंडमान एंड निकोबार. Make sure that you remember these. Okay, the exceptions are really important. You have to make sure that you remember these exceptions. जो misfits हैं, ठीक है. गंगेटिक वैली में क्या है, मिडिल नहीं दिया हुआ है. कोस्ट में लक्षद्वीप को इंक्लूड किया हुआ है. For the purpose of study, they have divided in these forms. Okay,
नॉर्मल ज्योग्राफी में हम थोड़ा डिफरेंटली पढ़ते हैं. सो आई होप दैट ईच वन ऑफ यू विल बी able to manage questions if there is one in exam. Okay, so biogeographic provinces, zones are easy, provinces they can always confuse you because there are 25 of them, but mostly you have to focus on those areas where I have highlighted the thing. ठीक है, इसे here this islands, यहाँ नो लक्षद्वीप, वो भी अलग से लिख के रख लीजिए. ओके, नो लक्षद्वीप इन द आइलैंड्स. ओके, so if you'll be able to manage only the exceptions, if you'll remember only the exceptions, you'll be able to manage the questions. यहां तक क्लियर है एवरीवन? सद्दाम, गोविंद, आस्था, भव्य, अभिषेक, गंगेश, पुष्पांजलि, all good? Because questions are going to be broad. ठीक है, वो ऑब्जर्वेंट आप कितने हैं. किसी भी ऐसे व्यक्ति को यूपीएससी एक डिस्ट्रिक्ट संभालने को नहीं देगी जो पढ़ते हुए चीजों को ध्यान नहीं दे पा रहा है. ओके, तो वैसे लोगों को वो कैसे मान सकती है कि डिसीजन ले पाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस वेन एवर यू आर रीडिंग सिमिलर थिंग्स. ओके, दोज हु आर नॉट ऑब्जर्वेंट cannot run a district, and after all responsible posts are always made for those people who are at least responsible for themselves. जो खुद के लिए जिम्मेदार नहीं हो उसको दूसरे की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है. ओके, नाउ ग्रेट, गोविंद, भव्य, पुष्पांजलि. नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये सुना है आपने कभी टर्म? Okay, this is something great, Ganges. So biodiversity hotspot, it is a terminology that is used by IUCN, and often when they release their red data book. Okay, उसमें क्या है कि ये biodiversity hotspot की भी बात करते हैं. So red data book क्या है, we'll see that. Okay, but at least these are the terminologies from where you'll definitely find a question. ठीक है पुष्पांजलि बेटा, great. Okay, so red data book, IUCN क्या है? International Union for Conservation of Nature. International Union for Conservation of Nature. Okay, so it releases red data book. उसमें क्या है, pink pages and all, there are a lot of things, okay, associated with it. But first we'll be focusing on the biodiversity hotspot. So what is these? हॉटस्पॉट वर्ड देखेंगे बेटा पुष्पांजलि, डिक्लाइन तो हर जगह हो रहा है. If we talk about the decline in the biodiversity, you'll see that it is declining everywhere. So all the places we cannot call as hotspot. Hotspot हम किसे कहते हैं? ठीक है, जब आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां भी, या स्कूल में जब आप पढ़ते थे, there was a hotspot where all the students used to flung. ठीक है, सभी बच्चे क्या है वहां जाते थे, चाय पी लिया, कॉफी खा लिया, समोसा खा लिया. Okay, so this is something where a lot of life is there. Biodiversity, it is a rich spot. ठीक है, हॉट स्पॉट जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये तो समझना है कि वहां बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होगी. ओके, हाँ भग, नाउ दे आर थ्रेटेंड ऑल्सो, सो वी नीड टू फोकस. बट पहली चीज जो वर्ड से ही आपको नाम से समझ में आनी चाहिए वो क्या है, दैट दिस इज अ प्लेस वेयर बायोडाइवर्सिटी इज हाई. इट मीन्स दिस इज अ प्लेस विच इज नॉट हार्म्ड. क्योंकि जहां भी हमें जाने का मौका मिला, वी ह्यूमंस, व्हाट वी हैव डन, वी हैव एश्योर्ड दैट ये ना रहे. ठीक है, वी डू नॉट love biodiversity, we love concrete jungles, not the real jungles. Okay, so we cut the forest, and when you cut the forest, biodiversity is gone. So पहली चीज जो ऐसे terms को देख के आपको समझना चाहिए, that minimum human interference is there. Okay, and now humans are interfering and this is threatened. तो ये न्यूज में आता है,
इसको हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। लेकिन आज भी यहाँ जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है किसी और जगह से। ओके, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है, एंड हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। ओके, सो एक्सेप्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंडेमिक स्पीसीज in any of the areas will be called as biodiversity hotspot, and there are two criterias which define कि किस एरिया को हम हॉटस्पॉट कहेंगे। ओके, अगर द स्पीसीज दैट इज देयर प्लांट्स, प्लांट की स्पीसीज की अगर हम बात करें, एनी एरिया विच हैज 1500 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एटलीस्ट, ठीक है, ये मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना आप याद रखेंगे तब भी you'll be able to manage the questions related to it. If you look at the old question papers, the very definition, this criteria has been asked at least 5-7 times. Okay, 5-7 बार तो सिर्फ ये क्राइटेरिया पूछ लिया गया है, so it is important. Okay, but even if there is 1500 vascular plant species, vascular plant हम कहते हैं, ठीक है, वेस्कुलर मीन्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम हो, ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म है, बट दे कैन सेंड द फूड फ्रॉम रूट्स इजिली अपवर्ड, फुल्ली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, फुल डेवलपमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, सो वाटर एंड फूड सप्लाई नेटवर्क इज देयर in their body. They can send the energy from one part to another, send water from one part to another. तो fully developed plants की हम बात कर रहे हैं when we are talking about vascular plants. Water and food supply throughout the body of plants. Okay, so if there are 1500 such varieties, then this area will be considered as biodiversity hotspot, and it has lost 70% of its natural habitat. ठीक है, 70% ऑलरेडी खो चुका है ये। इट मीन्स दैट अभी भी इतने जो बचे हुए हैं, दिस इज ओनली 30% ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। Vegetation is left in the area. Okay, this is criteria number 1 and this is criteria number 2. 30% of the natural vegetation is left. Yani 70% is lost. So all such regions where still there is high biodiversity, irrespective of losing 70% of the species vegetation, we call such areas as biodiversity hotspot. एंड दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज। और इंडिया में क्या है, 4 आते हैं इनमें से, तो हमारा कंसर्न वो 4 है, ना कि बाकी सारे। ओके, सो मे बी राइट डाउन लिटिल अबाउट इट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट was developed by Norman Myers. The concept of biodiversity hotspot was developed by Norman Myers in the year 1988. In the year 1988, when he observed that the tropical plants, the tropical areas, when he discovered that the tropical areas are losing the plant species very fast. Tropical areas are losing the plant species very fast. Okay, change the para. The biodiversity hotspots
cover only 2.3% of the land area of the world. Covers only 2.3% of the geographical area of the earth, but hosts more than 50% of the plant species and approximately 42% of the vertebrates. So this is animals. Vertebrates जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, okay, which have a vertebral column, backbone, ठीक है. So all such species which are vertebrates, यानी छोटे मोटे को तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है. All such animals, 42% of them are there, and more than 50% of the, but it is only in 2.3% of total geographical area of earth. So you can understand how important they are. थोड़ी सी जगह है और इतना सारा लाइफ फॉर्म इन्होंने अपने में बचा के रखा हुआ है, ओके. एंड दिस इज द रीजन दैट दीज एरियाज आर more important when compared with any other area on earth. Okay, now write down next. Biodiversity hotspots are declared by IUCN while preparing the red data book. And they have to fulfill two basic criteria. Okay, and they have to fulfill two basic criteria. These two criteria, stop के बाद लिखिए, these two criteria was put forward by कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो कि यही IUCN क्या है, नाम इसके 3 बार बदल चुके हैं. So this is not something which is different. We are talking about IUCN only. Okay, so this is the other name that you need to remember. It is for this. Okay, so write down the criteria 1 dash करने के बाद first criteria. What is the disturbance, भूमि बेटा? What kind of disturbance? कैसी डिस्टर्बेंस है? अभी स्टार्ट हुआ है पुष्पांजलि, भूमि started now only or it is consistently there? My voice is not clear. अभी स्टार्ट हुआ है. So everyone, the studio, maybe because of this closed environment. Now it started now only. अभी ठीक है? अभी ठीक है? Still there is a sound problem? Now fine, can we continue? See that
मैं बोलूँगा चेक करने को, बट अगर मैनेजेबल है विल कंटिन्यू। ओके, yeah, it must have 1500 vascular 1500 vascular plants. Must have at least 1500 vascular plants as endemic. Okay, फिर से प्रॉब्लम आ रही है। देयर इज इशू विथ माइक। अभी अचानक पढ़ाते पढ़ाते माइक का इशू कैसे हो गया? जस्ट वेट, लेट मी चेक। बीच बीच में साउंड भी चली जाती है, ये तो और अलग लेवल का प्रॉब्लम है फिर। स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, अभी भी दिक्कत आ रही है? जस्ट टेल मी। ऑल फाइन नाउ? ओके, नाउ ओके, ग्रेट। ठीक है, अब ठीक है, तो लिखने पे फोकस कीजिए। भव्य इज टेलिंग में कि हाँ ठीक है, अब ठीक है, तो कंटिन्यू करिए, राइट डाउन। ग्रेट ग्रेट, कंटिन्यू। ओके, सो राइट डाउन, it must have at least 1500 vascular plants. It must have at least 1500 vascular plants as endemic, यानी वहीं के होने चाहिए, वहीं पे मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, 1500 vascular plants as endemic, 1500 vascular plants as endemic. Okay, and second, the second criteria, it must have 30% or less of its natural vegetation. It must have 30% or less of its natural vegetation. Okay, so this is something that you need to remember. Okay, so this is threatened and it is also irreplaceable, because such diversity cannot be there in the secondary forest. ठीक है, हजारों साल लगते हैं ऐसी डाइवर्सिटी लाने में, so you cannot replace this and change with other, plus it is the one which is threatened. Okay, so you must remember this criteria, and if you look at the old question paper, you'll see that
दिस हैज बीन आस्क्ड अ लॉट मेनी टाइम्स, कई बार पूछा गया है. सो नाउ विल टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. Biodiversity hotspots in India. So if we talk about the biodiversity hotspots, कौन कौन से हैं? How many of you are aware? अगर इंडिया की हम बात करते हैं, so what are the biodiversity hotspots? Okay. If we talk about biodiversity hotspots in India, how many of you are aware? कौन कौन सा है? Ganges, Bhumi, Puspanjali, everyone? Give it a try. हाँ ठीक है गोविंद. हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, व्हाट मोर? So this is Himalaya. Western Ghats. It includes even Sri Lanka. ठीक है. What more? इंडो बर्मा. ठीक है, वेरी गुड. सो इंडो बर्मा. व्हाट मोर? ओके, सम ऑफ द पार्ट. ये आपको याद रखना है कि वो इंडिया में सिर्फ है ऐसा नहीं है. सम ऑफ द रीजन्स आर डिफरेंट. ओके, एंड दिस इज सुंदालैंड. ओके, दिस इज सुंदालैंड. और ये क्या है? ये इन सब एरियाज को भी इंक्लूड करता है. इनफैक्ट यहां पे भी जो है इंडो बर्मा, ओके, सुंदालैंड, अंडमान एंड निकोबार. ओके, दिस इज वेस्टर्न हिमालयाज. whole of the Himalayas, Western Himalayas and Western Ghats. And Sri Lanka. Okay, they are grouped together. Indo Burma is grouped together, Sundaland is grouped together. तो islands जो आते हैं हमारे, okay, Sundaland में आपका अंडमान एंड निकोबार आता है. Okay, so whenever the names are taken, you must remember that it is like, though we say that Western Ghats is in India, but it is grouped with the biodiversity of Sri Lanka. सुंदालैंड की अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड एवरीथिंग उसके पार्ट में इसे इंक्लूड करते हैं. इंडो बर्मा इज नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स प्लस दैट इज इन म्यांमार. वेस्टर्न हिमालय, द होल थिंग दैट इज इन इंडिया. ओके, सो यू मस्ट be clear with this. Okay, so entire Western Ghats and Sri Lanka is included. Okay, this is now Arabian Peninsula is not part of this. I'm just representing it. Okay, ये Arabian Peninsula हमने बनाया है. Okay, so it goes beyond the Indian boundaries. So this is 1, 2, 3 and 4. ठीक है, 4 हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं.
You need to remember all the 4 of them, and it has been asked many times in exam. Okay, so remember that there are 4 biodiversity hotspots in India. Okay, now अर्लियर ईस्टर्न हिमालय जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय वो आपका इंडो बर्मा में है, ये याद रखना है, द ईस्टर्न हिमालयाज. ओके, इंडो बर्मा वाले पार्ट में है, वैसे ही अंडमान निकोबार सुंदरलैंड में है. ओके, सो everybody is clear? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, पार्ट्स ऑफ चाइना, वो सारे आपके इंडो बर्मा वाले ग्रुप में आ जाते हैं. ओके, सो डायरेक्टली आपको ये पूछा जाएगा. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. ओके, नाउ होप स्पॉट वर्ड सुना है आपने. हॉट स्पॉट तो चलिए, दिस इज रिलेटेड टू द टेरेस्ट्रियल वन. ओके, हैव यू हर्ड ऑफ होप स्पॉट? डेफिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं बस. होप स्पॉट्स ये क्या होते हैं? Now this is also given by IUCN, okay, and Mission Blue. Now Mission Blue is an organization which takes care of the oceans, threatened parts of the oceans. ठीक है, Mission Blue, an organization which takes care of the oceans. Okay, so आपको ये समझ में आना है कि if this Mission Blue takes care of the ocean, it means that this hope spot is related to oceans. वो areas जो ocean में threatened है. तो basically क्या, the islands, okay, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप. सो इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप. ओके, so India has 2 hope spots. Okay, कोरल की वजह से यूनिक स्पीसीज, so they are those areas जहां पे आप क्या देखते हैं, the wildlife or the life is not only on the surface. ये अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मानते हैं या लक्षद्वीप को, okay, so it is not like the only life form is above it, plant life and some form of animal life or coral, but these are the areas which allow the others to stay deep within them also. अगर ये ocean है, okay, so habitat for life within water, and they are also habitat for life outside water. Okay, so they are unique places, okay, which allow the animals to live. Some of the small animals live beneath this, पानी के अंदर जाके कोरल्स में जहां जगह मिलती है, और जो आइलैंड फॉर्म होते हैं तो वहां भी रह रहे हैं.
So they are very unique areas of the world which are important for saving the biodiversity because they act as home. Okay, they house many species. Okay, so interbreeding, reproduction, living in there, getting the food, everything is associated with these areas. Okay, so लिख लीजिए, a hope spot is an area in the ocean. A hope spot is an area in the ocean. Is an area in the ocean that merits a special protection. That merits a special protection as it hosts wildlife, as it hosts significant wildlife and underwater habitats. Significant wildlife and underwater habitats. And underwater habitats. Okay. IUCN along with Mission Blue. IUCN along with Mission Blue have identified two hotspots in India. Have identified two hotspots in India. Have identified two hotspots in India. First one is Andaman and Nicobar, and the other one is Lakshadweep. Okay. Andaman and Nicobar was recognized. Andaman and Nicobar was recognized because it hosts some of the unique bird species of the world. And Lakshadweep for hosting coral reefs which are sensitive to the environment. Okay, इससे आपको क्या पता चलता है that unlike hot spots, hope spot is something that is for unique things. ठीक है, अब वैसा फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है 30-70% और 1500 स्पीसीज, that kind of criteria is not there. It is discussed between IUCN and Mission Blue, and if some area seems like it is important because of certain criteria, then they declare that area is hope spot. ठीक है, hope spot. Okay. Now there is also a call for protection in the name of cold spots. ये क्या होंगे? हमारे यहां तो नहीं होंगे, आपको पता होना चाहिए. But if the question is about cold spot, hot, hope and cold spot, तो यहां नहीं है. Not in India. We do not have even a single area which has been declared as cold spot at this point in time. Okay. So what can be this? Cold spot or cool spots? Ganges, Puspanjali, heard of this? सुना है इसके बारे में? Anyone?
These are those spots where a large number of threatened species still persist. Areas where large number of threatened species still persist. Okay, so these are cool areas. हम क्यों कहते हैं cold? इसका मतलब ये नहीं है कि necessarily in the colder parts of the world. These are cool spots. वो एरिया बहुत कूल है बोलते नहीं है, घूमने चले जाते हैं, that kind of area where large number of threatened species, ये बाकी जगहों पे से गायब हो रहे हैं, but these are some of the areas where they still are there. ठीक है, वहां ये somehow they have managed to live in good population, वहां इनकी पॉपुलेशन अच्छी है, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर आप देखते हैं तो वो खत्म होते जा रहे हैं. ओके, सो और ये कोल्ड या कूल स्पॉट्स कैसे बने? दीज आर दोज एरियाज वेयर प्रोटेक्शन मेजर्स have ensured that the habitat is not disturbed. Okay, so these are basically some of the protected areas of the world, जिसे humans ने क्या है, we identified that there can be threat to this thing and we started protecting. ठीक है, तो they are cool spots of the world where large number of life have been protected. Okay, तो definition type of question आएगा. पहली बात ये है कि these are natural areas but humans have taken protection measures. ठीक है, नेचुरली जो जैसा एरिया है, ठीक है, the habitat is still intact and not cleared. So these type of spots are called as cool spots or cold spots. ठीक है, so you need to remember, definition ही पूछी जाएगी. Okay, so this is something. अब protect करना है ऐसी जगहों को, तो what are the measures that you can take? Biodiversity या हॉट स्पॉट प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेल मी स्टेप्स दैट यू कैन टेक. अगेन समथिंग दैट शुड कम फ्रॉम यू. ठीक है, इसमें कुछ भी बहुत सारा डिफरेंट नहीं करना है. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू? ऑलरेडी यू हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं. तो टेल मी कि इसमें प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन? हाँ पुष्पांजलि बेटा, नॉट टू किल एनिमल्स, दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स. आप जानवरों को नहीं मारे, बट नहीं मारो ऐसा कहने से लोग मानते नहीं है, यू नो. ठीक है, राइनो पॉपुलेशन इज सिंपली वेनिस्ड, दो दे वर इन लार्ज नंबर्स इन अफ्रीका, इन मलेशिया, इन इंडोनेशिया, इन इंडिया एज वेल. लेकिन आज की डेट पे क्या है, छोटी छोटी जगहों पे वो बचे हुए हैं. So, do you think that simply not killing the animals can be managed? You need awareness campaigns. You'll have to tell people कि भाई ये वाला गया तो वो भी गया. For example, if all the bees in the world are killed, the world will
be lifeless within 4 years only. Whole of the human population will die within 4 years. There will be no pollination. Food scarcity से हम लोग मर जाएंगे, क्रॉप्स होंगे ही नहीं. ओके हाँ भव्य बेटा. नाउ समझिए इस चीज को, हाउ डेंजरस इट इज. हनी बी जो है, इट इज द पॉलिनेटर. Okay, so this was, if they vanish, human population will crash within 4 years. बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, सिर्फ 4 साल. बिकॉज देयर विल बी नो फूड. ओके, क्योंकि जितने भी फल हैं, आपको लगता है फल ऐसे ही मिल जाते हैं, नहीं. दिस हनी बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन एवरी सीजन. एक सीजन के लिए रोकिए, एक भी फल नहीं आएगा. ओके, सो दिस इज सच ए बिग थ्रेट. So you need to tell people this, okay, the real threat that exists, कि एक छोटी सी हनी बी के जाने से ये हो सकता है. Not like save earth and everything. People don't understand. Just tell people that food crisis is on the anvil. आप जंगल काट दे रहे हो, फूल पौधे सब उड़ा दे रहे हो, तो फूड क्राइसिस होने वाला है. आप कुछ भी टेक्नोलॉजी से पॉलिनेट नहीं कर सकते हो, नेचर जिस हिसाब से करता है. ओके, सो दिस इज सच ए डेंजरस थिंग. तो अवेयरनेस, व्हाट मोर. हाँ गंगेश बेटा. डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सेस फॉर इलीगल ट्रेड, स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सेस फॉर इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे आपको फोकस करना है. स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सेस, इट मीन्स laws are there but they are not effective, so we need to focus more on the implementation. हाँ पुष्पांजलि बेटा, fireflies have vanished, so many of the species will vanish. ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं चल रहा है, and suddenly we'll see. ओके, क्योंकि हनी बी के ऊपर रिसर्च किया गया तो हमें पता है कि 4 साल में जाएगा, but maybe something because of something else it can take 10 years, but threat will always be there. ठीक है, तो ये थ्रेट्स हैं, इनके बारे में आपको वही चीजें जो हमने मैनेजमेंट के लिए लिखा था, मेक सम रूल्स, मेक अवेयरनेस कैंपेन्स, मेक फ्यू इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, मेक फंडिंग मैकेनिज्म, फाइन्स, फीस, एवरीथिंग. ठीक है, इतना सारा मैनेजमेंट रूल्स आपने पढ़ा था, एंड स्टिल हाफ, more than 70% of you did not respond to this query जो मैंने आपसे पूछा. ठीक है, तो आप रिवीजन अभी भी नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ हाई बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस एरिया. इसके बारे में सुना है? हाई बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस एरिया. Have you heard of this? High biodiversity wilderness area. पुष्पांजलि, भव्य.
अब जितने भी आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, होप स्पॉट ऐसा कहते हैं, ओके, दिस हाई बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस एरिया इज एन एरिया विच होस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वर्ल्ड में जहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो ये कौन हो सकते हैं? दीज आर द एरियाज विच आर वेरी रिच, लाइक Amazon basin, big river basins, Congo basin, okay, so they hold a lot of species and they are very very important for the survival of whole earth। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन काइंड के लिए नहीं, पूरा अर्थ जिस हिसाब से है, लाइफ है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो इट इज ऑल्सो बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ठीक है, सो राइट डाउन द HBWA। The HBWA was developed by Conservation International, was developed by Conservation International, was developed by Conservation International, and consists of 5 major wilderness areas of the world, and consists of 5 wilderness areas of the world. Number 1 is Amazon basin, Amazon basin, Brazil वाला हिस्सा। Okay, first one is Amazon basin in Brazil. Next is Congo basin, Congo basin, Democratic Republic of Congo। Okay, DRC है कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। नेक्स्ट इज न्यू गुनिया, बेसिकली इंडोनेशिया एंड पपुआ न्यू गुनिया। सीधे आपको प्रीलिम्स में ये कंट्रीज का नाम दे देगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द HBWA। ओके, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स, चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। सो दिस इज साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ वेस्ट USA एंड मैक्सिको, साउथ वेस्ट USA एंड मैक्सिको। ओके, म्योम्बो मोपाने वुडलैंड्स, म्योम्बो मोपाने वुडलैंड्स, MIOMBO, म्योम्बो मोपाने वुडलैंड्स एंड सवाना, जाम्बिया। जाम्बिया। ठीक है, तो ये आपको पांचों याद होने चाहिए। Okay, the HBWA had low vulnerability. The HBWA had low vulnerability because of low level of past habitat loss। ठीक है, ये इन पे बहुत ज्यादा खतरा पास से नहीं था, बिकॉज ऑफ लो वल्नरेबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर लो लेवल ऑफ
past habitat loss, because of low level of past habitat loss. But recent analysis suggests that these areas are today being targeted for cultivation. That these areas are today targeted for cultivation and agricultural expansion. Cultivation and एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन. जैसे हमने पहले भी बात की है, मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्यों लूज कर गए हम? बिकॉज वी वांटेड टू कल्टीवेट फूड. अब अफ्रीका में आपने देखा है, मेजरली अफ्रीका में ये पार्ट्स है, या फिर वैसी जगह जहां पॉपुलेशन पहले कम थी. नाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन दीज एरियाज ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ विच पीपल आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड दे आर फोकसिंग ऑन कल्टीवेशन. तो ये एरियाज भी क्या है, काफी डेंजर में जाने वाले हैं. दे आर गोइंग टू बी इन प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर. तो जो फ्यूचर के क्वेश्चंस आपके हैं वो इनसे रिलेटेड आपको कभी भी पूछा जा सकता है, बिकॉज दिस इज न्यू फोकस एरिया. ठीक है, जो रेड डेटा बुक हम निकालते हैं, दिस इज मोस्टली फॉर दोज एरियाज विच वे आर बीइंग कंसिडर्ड एज होप स्पॉट, हॉट स्पॉट. बट HBWA, this was considered a safe area. हम ऐसा मानते थे कि अमेजन में एंटर ही नहीं कर सकते हैं, अभी भी 90% ऑफ अमेजन इज अनएक्सप्लोर्ड, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी. बट मोर रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट फायर, ओके, दे हैव कट द फॉरेस्ट, दे हैव बर्न्ड द फॉरेस्ट टू मेक इट कॉफी प्लांटेशन. ठीक है, तो खतरा बढ़ता जा रहा है इन एरियाज पे भी जो अनटच्ड एरिया थे, जहां पॉपुलेशन अंदर अभी तक नहीं जा पाई थी. ओके, सो यू विल सी मोर एंड मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू NBWA एरियाज. ओके, नाउ रेड डेटा बुक. की हमने बात की है. रेड डेटा बुक के बारे में आपको क्या पता है? IUCN इसे निकालती है, ये आपको पता है बिकॉज अभी लेक्चर में हमने बात की है. ओके, बट व्हाट इट डज, रेड डेटा बुक करता क्या है? ओके, दिस इज IUCN की अगर हम बात करें, सो हेडक्वार्टर कहां पे है? मॉर्गस इन स्विट्जरलैंड. ओके, सो व्हाट इट इज, ये तो न्यूज में सभी लोग पढ़ते होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं. हैवंट हर्ड ऑफ दिस टर्म? दैट विल बी रियली स्ट्रेंज. अभी अभी मैंने ही बताया था क्लास स्टार्ट होते हुए. सो व्हाट इज दिस? So this is loose leaf volume of information related to species which are under threat. Okay, so basically it deals with threat perceptions. ये किस चीज से डील कर रहा है? It is dealing with the threat perceptions of the various species around the world. Okay, हाँ गंगेश, basically record of biodiversity from the perspective of threat. ठीक है, and it is always added, some few more things are always added, इसीलिए हम इसे लूज लीफ वॉल्यूम कहते हैं. यानी किसी नए स्पीसीज के बारे में पता चला तो उसे भी ऐड करो. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट
इज अपडेटेड कंटिन्यूअसली, ओके, ये बार बार अपडेट किया जाता है। एंड रेड वर्ड यूज क्यों करते हैं? बिकॉज दिस वर्ड रेड, इट सिंबलाइजेस डेंजर। ओके, क्योंकि लाल रंग हर जगह क्या है, स्टॉप जहां भी लिखा हुआ रेड कलर होता है, ठीक है। सो रेड सिग्निफाइज द डेंजर, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग दिस टर्म रेड वॉज टेकन। रेड क्यों लिया गया? क्योंकि ये डेंजर को सिंबलाइज करता है, ओके। एंड इट वॉज फर्स्ट इशूड इन 1966, पहली बार, फर्स्ट टाइम in 1966, okay, and this is something facts usually we don't tend to remember, लेकिन ये कुछ facts हैं जो आप याद रखना ठीक होगा आपके लिए, ठीक है। Do remember कि first edition was published in 1966, okay, and now जितने भी थ्रेट परसेप्शंस हैं, थ्रेट के परसेप्शंस का अलग अलग नाम दिया जाता है, ओके, वो सारा इस रेड डेटा बुक में होता है। बट इसी में क्या है, कुछ पेजेस हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ए लॉन्ग लिस्ट इज देयर बट सम स्पेसिफिक पेजेस आर ऑफ मोर वैल्यू, जिसके बारे में आप बार बार देखते हैं कि न्यूज आता है। सो इफ इन दिस रेड डेटा बुक देयर आर सर्टेन रेफरेंसेस, ठीक है, पूरी की पूरी, अब जो रिसर्च नहीं कर रहा है वो पूरा पढ़ के क्या करेगा, ओके। सो दिस इज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑन सर्टेन स्पीसीज, सम पेजेस आर कंसिडर्ड, फॉर एग्जाम्पल पिंक पेजेस हम कहते हैं, ओके, पिंक पेजेस, ओके, और ग्रीन पेजेस। सो हैव यू हर्ड ऑफ दिस? ये कम न्यूज में आता है लेकिन ये आता है, ओके, जिनको बहुत ज्यादा खतरा है। दे आर पार्ट ऑफ द पिंक पेजेस, ठीक है, इन रेड डेटा बुक इफ सम पेजेस। और सबसे ज्यादा न्यूज आप देखेंगे इसी पे आती है, ओके, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में सबसे ज्यादा न्यूज लिखते हैं, ठीक है। एंड अदर इज ग्रीन पेजेस। अब ये पिंक पेजेस और ग्रीन पेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रीन पेजेस इज लाइक सम एनिमल वॉज प्रीवियसली इन द पिंक पेजेस एंड सम मेजर्स वर टेकन, इनको बचाने की कोशिश की गई, और उसके बाद क्या है, वो आज की डेट पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। तो जब हम ये दो पेजेस को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाउ गुड द एफर्ट वॉज, ओके। इस लिस्ट से इस लिस्ट में एनिमल्स अगर आ जाते हैं, इसका मतलब कि वॉट एवर एफर्ट वी आर टेकिंग इट वॉज वर्थ इट, ओके। सो दोज स्पीसीज दैट वर फॉर्मरली इंडेंजर्ड, but now are protected and recovering. Okay, so they are out of danger. So pink pages and green pages are important, and if green pages increase, it means that less species are at danger. But हो क्या रहा है? This is increasing. Okay, it means that more and more animals are at threat today. ठीक है, और ज्यादा एनिमल्स क्या है, थ्रेट पे आते जा रहे हैं, ओके। सो जो सवाल बनते हैं वो इससे,
ये green pages and pink pages. Okay, so they are species no longer threatened. Okay, so this is shows how much effort positive efforts towards conservation of species. It means natural habitat was restored. Okay, but these are the pages. लेकिन क्राइटेरिया आप क्या है? मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी इन न्यूज़पेपर इज लाइक endangered, critically endangered, extinct in the wild, that vulnerable. Okay, so now we'll look at these things. But सबसे important जो है, कोई भी normally when any agency have to assess the performance, they check for pink pages and green pages. Okay, so I hope everybody is clear with this. ठीक है, now IUCN classification of IUCN classification for conservation priority. Okay, so first is extinct. इसका क्या मतलब है? Okay, this is represented by capital EX. So भव्य, गंगेश, पुष्पांजलि, गोविंद. So what is this extinct? Okay, when there is no reasonable doubt that last member of an individual species has died. जब आपको पता हो कि कुछ भी करके हम नहीं खोज पाए. ओके, नो गोविंद, एक्सटिंक्ट इज मतलब इट्स देयर इज नो रीजनेबल डाउट. आप जितना रिसर्च कर सकते हैं सब कुछ करके आपने खोजा है, बट इवन द लास्ट इंडिविजुअल, एक को भी नहीं देखा गया है कभी भी. ओके, सो diurnal, seasonal, annual surveys, everything have failed. डायूर्नल दिन में खोजा, रात में खोजा, सीजन में खोजा. एनुअल सर्वेज. ओके, सो ऑल काइंड ऑफ सर्वेज. इट इज नॉट लाइक आपने कोशिश नहीं की है. यू हैव डन ऑल द सर्वेज एंड स्टिल you were not able to find anything. They are totally vanished. Good, Bhavya beta. Govind, okay. So और आपने हर जगह खोजा है, थ्रू आउट द हिस्टोरिक रेंज, सर्च, सर्वेज, throughout
historic range. ओके, इफ कहानियों में भी सुना है कि एक वहां पे भी दिखाई दिया था, you'll go there and still you'll search, but you'll not find them. Now, other is extinct in the wild, EW. ये क्या है? Extinct in the wild. Okay. Now, there are no free individuals in the wild. Okay. Surveys, no individuals in wild. Okay. Only survivors in captivity. Now you know that they cannot survive in the wild, तो एक दो को पकड़ के आपने बगल में रखा है, उनको ब्रीड कराने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो दे कैन ओनली सर्वाइव in cultivation. They allow some area, you bring them to some area and you allow them, okay, or maybe as a naturalized population or as naturalized population. For example, अभी चीता लेके आए हैं, ठीक है. For cheetah, if they start surviving here, this is a naturalized population of cheetah. Okay, the cheetah brought to India. Because cheetah is extinct in the wild, natural habitat वाले खत्म हो गए. Now we have brought it, we are allowing it to get mixed with the other population जो यहाँ पे है. Okay, so cheetah जो लाया गया है, it is we are allowing it to being naturalized, but no individuals in the wild, their natural habitat. So whole of the process is same. जैसा extinct में हमने खोजा था, we were trying to search it everywhere. Same type of survey is done, but at least there are certain individuals in captivity. Okay, so extinct in the wild category वो होती है. Okay, now next is critically endangered. क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओके, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है. इफ विल सी द क्वेश्चन पेपर, सो यूपीएससी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट दोज एनिमल्स विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. ओके, सो फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज. एक भी क्राइटेरिया अगर मीट होता है, एनी वन, okay, then we call such species as critically endangered. Okay, if 90% of the population, more than 90% population reduced in last 10 years, अगर last 10 years में 90% of the population has vanished, okay, within a decade only, okay, तो हम कहते हैं. Now if less than 50 mature individuals are alive,
इफ द होल पॉपुलेशन इज लाइक 50, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अगर आप किसी भी नेचुरल हैबिटेट में जाएंगे तो उसके बहुत सारे नहीं बचे हुए, वी कॉल इट एज इंडेंजर्ड, ठीक है, लेकिन मैच्योर 50 मैच्योर इंडिविजुअल्स इन ए सिंगल हैबिटेट कहीं भी नहीं है उसका, ओके। नाउ probability of extinction in the wild in at least 50% in next 10 years. Probability of 50% for extinct in the wild. In next 10 years, ठीक है। If mature individuals are more than 50, but still the analysis suggest कि अगले 10 साल में 50% चांस है कि ये खत्म हो जाएंगे, okay, they will not be available after this time period of 10 years, then also they are considered critically endangered, okay. यानी it is extremely high risk of extinction. All of them नहीं चाहिए, एक कोई भी फिट है, any one criteria if it is fulfilled, it means that it will be declared critically endangered, okay. Now endangered, okay, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, okay. Critically endangered is CR, okay. Endangered is EN, okay. Sometimes short forms are also asked. अब यहां क्या है, ये 90% था, so it is 70%, more than 70% population reduced in reduction in 10 years, ठीक है। 90 की जगह यहां क्या है, here you have 70%, in this criteria there is 70% population reduction, okay. Fewer than 250 mature individuals, यहां 50 था, यहां 250 है, okay. There it is 50, if less than 250 mature individuals are there, we call it as endangered, okay. And this probability of 20% that they'll go extinct in the wild, okay, within 20 years. These criterias are important. क्राइटेरिया पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चांसेस आर वेरी हाई दैट दे लास्ट, बिकॉज मेनी टाइम्स यूपीएससी सरप्राइजेस, आप क्या है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज पूरा पढ़ के गए हो और वो क्राइटेरिया पूछेगा, एंड अगेन क्राइटेरिया एनी वन, इन तीनों में से कोई भी एक फिट बैठ जाता है, ओके, इट मीन्स इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड, ओके। नेक्स्ट इज वल्नरेबल, दोनों सिमिलर से हैं, 90, 70, 50, 250, यहां 10 ईयर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% था, यहां 20% है, यहां 10 ईयर्स था, यहां 20 ईयर्स है, ओके। सो रिलेटिव में याद रखेंगे। वल्नरेबल, so vulnerable, the word in itself
tells that in future it can happen. Okay, at this point in time हो सकता है ये ज़्यादा नहीं हो, तो इसका भी क्राइटेरिया. So it is lesser in threat. ठीक है, रिलेटिवली लेसर थ्रेट, तो 50%. ओके, लास्ट 10 ईयर्स में इसकी पॉपुलेशन क्या है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैज क्लाइम डाउन. ओके, एंड फ्यूअर देन 10,000 mature individuals. सो जिनकी भी पॉपुलेशन में 10,000 से कम है. ओके, सो इस हिसाब से आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द बिग कैट्स इन इंडिया, व्हाई दे आर स्टिल वल्नरेबल, बिकॉज द पॉपुलेशन इज मेनी ऑफ देम लेस देन 10,000, तो बहुतों की है. ओके, सो दे आर वल्नरेबल. नाउ probability of extinction in wild is 10% within 100 years. Okay, एंड एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड की बात हो रही है. जब भी हम एक्सटिंक्शन कह रहे हैं तो वाइल्ड, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी दैट ह्यूमंस विल सेव फ्यू इंडिविजुअल्स. कुछ 1 2 4 5 तो बचा ही लेंगे, लेकिन वो मायने नहीं रखता है जब तक वो वाइल्ड में ना हो. ओके, नेचुरल पॉपुलेशन वाइल्ड में ही है. ओके, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड दैट इनके लिए डेंजरस हो सकता है. Next is near threatened. Near threatened. Okay, ये VU vulnerable. Okay, नियर थ्रेटेंड हम तब कहते हैं जिसको हम इवेल्युएट करते हैं तो वो क्रिटिकल नहीं पाया गया है. ओके, इट हैज नॉट बीन फाउंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बट लाइकली इन द फ्यूचर. ये किसी भी जो डेफिनेशन अभी तक देखा गया है, दे डू नॉट फिट इन एनी डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड. बट स्टडीज सजेस्ट दैट इन नियर फ्यूचर दे कैन बी इन डेंजर, क्योंकि इनका शिकार होते हुए दिखाई दे रहा है, इनकी डिमांड किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा हो जा रही है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग, दिस इज नियर थ्रेटेंड. सो राइट डाउन, when an species has been evaluated, with respect to the criteria for threatened, vulnerable and has been evaluated for criteria related to vulnerable, endangered, critically endangered, has been evaluated for endangered, critically endangered, vulnerable, but is close to qualifying, इनमें से किसी में एंटर कर सकता है लेकिन इस क्राइटेरिया में आया नहीं है. is close to qualifying or is likely to qualify in future, is likely to qualify in future, then it is called as near threatened. Now least concern. Next one is least concern.
they have been checked with all the above criterias. They have been checked with all the above criterias. They have been checked with all the above criterias, but they are widespread and abundant. But they are widespread and abundant. But they are widespread and abundant. Okay. Next is data deficient. डेटा डेफिशिएंट, ठीक है। लीस्ट कंसर्न का तो बहुत सारे नंबर हैं, इनको कोई खतरा नहीं है। ओके, सो डेटा डेफिशिएंट इज वी डू नॉट हैव डेटा, ठीक है। सो नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट। due to lack of data. Okay, for example, many a times you hear that a new species of frog have been found, a new species of snake has been found. ठीक है, कोई नई स्पीसीज आज भी खोजी जा रही है। तो जब वो पहली बार ही मिला है तो उसकी पॉपुलेशन के बारे में हमारे पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं अनटिल एंड अनलेस मोर डेटा इज अवेलेबल, जब तक हमें और डेटा ना मिल जाए। ओके, सो इसके बारे में हो सकता है कि हम 5 इंडिविजुअल लेके आए, 5 इंडिविजुअल्स यू फाउंड। ओके, वेल स्टडीड, हर इंफॉर्मेशन आपने इसकी बिहेवियर एंड एवरीथिंग वेल स्टडीड। ओके, बट दे केम फ्रॉम सर्टेन एरिया। ओके, दे केम फ्रॉम सर्टेन एरिया वेयर यू कैनॉट गो अगेन। ठीक है, आप इनको तो लेके आ गए, लेकिन उस जगह पे जाने में खर्च बहुत ज्यादा है या डेंजर्स बहुत ज्यादा है, सो यू फेल टू स्टडी, तो वो डाटा डेफिशिएंट में चले जाते हैं। ओके, नाउ वन मोर क्राइटेरिया इज नॉट इवेल्युएटेड। डेटा डेफिशिएंट इज आपके पास डेटा ही नहीं है इसलिए आपने नहीं किया। नॉट इवेल्युएटेड इट मीन्स नोबडी ट्राइड टू इवेल्युएट इट्स नंबर, अभी तक एफर्ट ही नहीं लिया गया है। ओके, सो नॉट इवेल्युएटेड simply means not evaluated against any criteria. So not evaluated against any criteria, ये भी इसका ये है। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा जिनके यहां बायोडाइवर्सिटी है, यू नीड टू नो दैट दे आर द वंस, ओके, दे आर द वंस विच आर एक्सप्लॉइटिंग द बायोडाइवर्सिटी द मोस्ट। ठीक है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द प्लेसेस दे आर कंसर्न, दे ऑलरेडी हैव लॉस्ट। ओके, सो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन left behind, so they are being untouched. Yeah, governments are taking effort, but those areas like we have seen in NBWA, the areas where still there is rich biodiversity, Congo, okay, Amazon, they are losing the species very fast, and these list, इसीलिए आज क्या है, रेड लिस्ट में पिंक पेजेस का नंबर बढ़ता जा रहा है, ग्रीन पेजेस के नंबर हमारे कम नहीं हो रहे। ओके, क्योंकि अगर 4 स्पीसीज बाहर आते हैं तो 40 ऐड हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट रियली गुड फॉर द बायोडाइवर्सिटी, नॉट फॉर द नेचर। ओके, सो एवरीबडी इज लाइक क्लियर विद द थिंग। भव्य, गोविंद, गंगेश, सो दोज स्पीसीज विच आर इन न्यूज, ठीक है, उसको आपको कवर करना है। नाउ
हमने एक्सटिंक्शन के बारे में बात की है. सो व्हाट डू यू थिंक हाउ द स्पीसीज गो एक्सटिंक्ट? सबसे बड़ा खतरा क्या है? वाई वी आर हैविंग क्राइटेरियाज? स्पीसीज एक्सटिंक्शन, इविल क्वार्टेट हमने पढ़ा था. डू यू रिमेंबर इविल क्वार्टेट? बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हमने पहले डिस्कस किया था, लेवल्स ऑफ इकोलॉजी व्हेन वी वर स्टडीइंग, वी टॉक्ड अबाउट इविल क्वार्टेट. अब ये कैसे होता है स्पीसीज एक्सटिंक्शन? नेचुरली होता है. सम ऑफ द स्पीसीज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, सो नेचर इटसेल्फ एलिमिनेट सम ऑफ द स्पीसीज बिकॉज दे आर अनफिट फॉर द इन्वायरमेंट. ओके, डायनासोर्स इतने बड़े थे, इतने स्ट्रांग थे, वो खत्म हो गए. ओके, ह्यूमंस हम आज की डेट पे हैं, लेकिन हमसे पहले जो आए, ओके, मेनी ऑफ द breeds which were very similar to human species, they went extinct. Okay, so nature भी बहुत सारों को eliminate कर रहा है because they fail to survive. And there are certain things. तो अगर हम natural extinctions की बात करते हैं, again आपने न्यूज में पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है. ओके, अफ्रीका इज लाइक सेपरेटिंग, अफ्रीका के टुकड़े हो रहे हैं. ओके, यू मस्ट हैव रेड दिस थिंग. दिस इज लाइक अफ्रीका इज गोइंग टू ब्रेक. ओके, वेरी सून. सो अफ्रीका क्या है, अब अलग होने वाला है. मडगास्कर एंड अफ्रीका, सम पार्ट ऑफ इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन एरिया. ओके, so whenever this thing will happen, those animals which were habituated to reside in these areas, जो इस बाउंड्री वाले एरिया में रहते थे, they'll go extinct. Okay, because this has started moving and after some many years it will come and join India. ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इंडिया में जुड़ जाएगा after lakhs of years. So naturally continental drifting, it changes the climate slowly. So many of the species, अब यहां का जो क्लाइमेट है वो जरूरी नहीं है कि इस एरिया में आने के बाद भी हो. Okay, so slowly you'll see that because of this continental drift, okay, because of the tectonic activity that is happening, some of the species which will not be able to cope with the change in climate, they are going to गेट वैनिस्ड. वो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस लोकेशन से यहां तक, इंडिया तक जब ये आएगा, ओके, सम आफ्टर सम इयर्स व्हेन इट विल कम नियर इंडिया, तो क्या होगा, लॉट ऑफ थिंग्स चेंज फॉर द स्पीसीज विच आर लिविंग हियर. तो कुछ तो अडेप्ट कर पाएंगे, धीरे धीरे चेंजेस लाएंगे, कुछ बिल्कुल अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई. ओके, सो टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. अब वॉल्केनिक इरप्शन, because of this thing only, water will come and cover this area, क्योंकि गैप बन रहा है, so water will fill this area. So because of this tectonic activity, many of them will go. This ice age आता रहा है, ठीक है. So ice ages, they were responsible. Some of the climate change, massive climate change events in the past, उन्होंने भी किया है. सो दे आर लॉट ऑफ नेचुरल एक्सटिंक्शंस, इनको हम नहीं रोक सकते हैं. सो इट इज नॉट लाइक कि एवरीथिंग दैट इज गोइंग वैनिशिंग इज बिकॉज ऑफ अस ओनली, ऐसा नहीं है. ओके, सो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट, इसको भी आप नहीं रोक सकते हैं. एस्ट्रॉयड आके आ जाए, बट द मेजर प्रॉब्लम इज natural extinctions, sorry, anthropogenic.
we need to focus on this. Okay, so the natural ones will not be able to stop. जो अभी भी हो रहा है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. But here we need to act, else everything will be threatened, हर एक चीज. Okay, and this will increase the man animal conflict. किन्हीं भी कारणों से हो, दोनों किस तरफ लेके जाएगा फाइनली? मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट. दिस इज इनएविटेबल, आप इसको रोक नहीं सकते हैं. बिकॉज व्हेन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनी ऑफ द एनिमल्स विल बी लॉस्ट. ओके, इफ द नेचुरल हैबिटेट इज लॉस्ट, फाइनली दे विल ट्राई टू encroach upon the human territory. ठीक है, so it will result into man animal conflict. It will result into new type of diseases. ठीक है, habitat जैसे ही खत्म होगा, so lot of things will appear in those areas where they were never seen before. Okay, some of the viruses which have been there beneath the ice for lakhs of years, they'll come and they'll start killing. For example, last year only, what you had seen, many of the sharks, ठीक है, tiger sharks, they lost their life. ठीक है, टाइगर शार्क्स क्या है, उनके बॉडी पे ये रहता है, चेहरा उनका थोड़ा सा ऐसा होता है. सो लॉट ऑफ देम लॉस्ट देयर लाइफ. ओके, द रीजन बीइंग कि यहां एक स्यूडोमोनास वैरायटी इसके दिमाग में चली गई थी. ओके, एंड दिस वाज एनिशियंट इन ओरिजिन बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल मेल्ट. It was, the scientific community believes that because of the glacial melt, this variety went inside. It ate the brain. And this was the reason that many of these varieties, they came to the beaches and died. ठीक है, तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ेंगी फ्यूचर में. So biodiversity is already at threat because of the climate change that we have brought. Okay, so new varieties of viruses, so they'll, सिर्फ जानवरों को मारेंगे ऐसा तो आप नहीं कह सकते, ह्यूमंस पे इंपैक्ट होंगे, अदर एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड. क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इनकी कैपेसिटी इक्वल होती है किसी को भी इंफेक्ट करने की. व्हेन दे मेक समबडी ए होस्ट, they can disease the plant, the animal or the humans. Okay, so this is something that is really really dangerous, क्योंकि एक एनिमल शिकार हो चुका और ये हमसे तो बहुत ही बड़ा और ताकतवर था. So it will be really difficult for humans if something like that becomes a pandemic. ठीक है, अभी तक बर्ड फ्लू से कुछ नहीं होता था, H5N1 हमेशा से था, H1N1 था, H3N1 था, but this time now कोलकाता, बेंगलुरु, H3N1 has become very dangerous. ठीक है, उससे बीमारी हो रही है. कोविड जितनी खतरनाक नहीं है लेकिन स्प्रेड वैसा ही है, पेनफुल है, डेथ नहीं हो रही है लेकिन डेबिलिटेटिंग है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा where lot of new diseases will come, and this is all happening because of the habitat fragmentation, the climate change that we have brought. Biodiversity में disturbance create हुई है. Okay, so beyond this we'll discuss in our next lecture tomorrow. I hope that everybody was clear with this terminologies and they are important. ये पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी के लिए ये जरूरी है कि इसको ढंग से पढ़ेंगे, not only the animals but also the various criteria. So tomorrow we'll start with some other topic related to environment and ecology. Okay, so I'll take your leave here only. We'll meet again tomorrow. Okay, at the same time we'll have lecture. Thank you very much.